ट्रंप ने तेवर बदले हैं। कल तक ईरान से डील फाइनल होने का दावा कर रहे ट्रंप आज फिर भड़के हुए हैं। ट्रंप ईरान के दांव को उसी पर आजमाने लगे हैं। ट्रंप युद्ध में हुए नुकसान की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप को शौक पर शौक दे रहा है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की वॉर मीटिंग का गुप्त वीडियो रिलीज कर दिया है। यह वीडियो ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका देने वाला है, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई फिट एंड फाइन है। मुस्तफा के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिख रही है। उनके दोनों हाथ सही सलामत हैं। मीटिंग में सुप्रीम लीडर ने जो प्लानिंग की वो अब ट्रंप को डरा रही है, क्योंकि ईरान डील तो दूर की बात अपनी नई वॉर टीम को जंग में उतार चुका है। इसके साथ एक बात और क्लियर हो गई है, वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर का रुतबा बरकरार है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हनक साफ है। उनके घायल होने और मौत की अफवाह खारिज हो चुकी है। मुस्तफा खामनेई ने युद्ध का रिमोट कंट्रोल थाम लिया है, जिससे ट्रंप का सीज फायर प्लान फुस हो गया है। ईरान की वॉर मशीनरी में बड़ा फेरबदल हुआ है। मुस्तफा खामनेई ने 6 टॉप कमांडर बदल डाले हैं। अब कौन बना किसका बॉस जानकर ट्रंप दहल गए हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी सशस्त्र बलों की कमान संभालने वाले नेता अयातुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनेई ने सेना के 6 बड़े पदों पर नई नियुक्तियां की हैं, जिनमें ईरानी सेना की एलीट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के चीफ का नाम भी शामिल है। ईरान की नई वॉर टीम में IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी बनाए गए हैं। IRGC के डिप्टी कमांडर का नाम मुस्तफा इजादी है। IRGC नेवी कमांडर का पद अली ओमाजाई को दिया गया है। ईरान की बसीज फोर्स के चीफ अब हुसैन तायब है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम अली अब्दुल्लाही है। वहीं केमार्स हैदरी ईरान सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है। सुप्रीम लीडर ने वॉर टीम बनाने में अच्छा खासा टाइम लिया है। उन्होंने वॉर टीम के ऐलान के बाद राष्ट्रपति पेजेशकियान से 7 घंटे तक बातें की हैं। सुप्रीम लीडर से मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट ने दुश्मनों को उनका मैसेज दिया है। ईरान ने साफ किया है कि वो युद्ध में मजबूती से टिका हुआ है। नई वॉर टीम ईरान को युद्ध में जीत दिलाने के लिए बनाई गई है। دیدار بسیار خوبی بود. تقریبا حالا شاید 7 ساعت خدمتشون بودیم. از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم و خب طبیعتاً دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود، وضعیت بازار بود، اشتغال بود، مسکن مردم. ईरान ने हरमुज पर ट्रंप को समझौते का ऐसा ऑफर दिया जिसने उन्हें भड़का दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ट्रंप हरमुज खोलने पर बात करना चाहते हैं तो उन्हें $400 अरब का दांव लगाना होगा। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू से $300 अरब का युद्ध मुआवजा मांगा है। साथ ही ईरान को अपने वो $100 अरब वापस चाहिए जिसे ट्रंप ने फ्रीज कर रखा है। ट्रंप इन शर्तों को मानेंगे तब ईरान हरमुज पर बात करेगा। बातचीत में ईरान की डिमांड क्या होगी इसका अभी कुछ पता नहीं। पेजेशकियान ने वार्निंग दी है कि जो दुश्मन ईरान का सरेंडर चाहता है उसे अब मुस्तफा खामनेई के आगे झुकना होगा। با حمایت خیلی کشورهای دیگه، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگه که همه میدانیم، ولی به ایست سر خم نکنه و نهایتاً دشمن رو مجبور بکنه که درخواست مذاکره. इन नई डिमांड से बौखलाए ट्रंप ने जवाब में ईरान से उन सभी लोगों के लिए मुआवजा मांगा है जिनकी मौत कभी भी किसी भी खाड़ी युद्ध में हुई हो। 1983 में बेरूत के मरीन कंपाउंड में बम धमाका भी शामिल है। बेरूत बम ब्लास्ट में 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। यही नहीं, ट्रंप ने साल 2003 से 2011 के बीच इराक में मारे गए 603 अमेरिकी सैनिकों का हर्जाना ईरान से मांगा है। ट्रंप ने कहा है कि वो ये भी चाहते हैं कि तेहरान मारे गए ईरानी प्रोटेस्टर्स के परिवारों को मुआवजा दे। They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people. And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. ट्रंप के गुस्से को बढ़ाने वाला एक नया ऐलान ईरान ने इसके बाद किया है। ईरानी संसद स्पीकर
कालिबाफ के सलाहकार माजिद शाकेरी ने ऐलान किया है कि ट्रंप से ईरान कोई समझौता नहीं करने वाला। माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सीधे शब्दों में लिखा है, ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे। ये ईरान का स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य का प्लान है, जिसका मकसद ट्रंप को युद्ध में तब तक उलझाए रखना है जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता। ट्रंप के प्रेसिडेंट पद से विदाई के बाद ईरान अपनी ज्यादातर शर्तों को मनवाकर युद्ध में जीत का ऐलान कर सकता है, लेकिन हार्मूज 2029 तक बंद रहा तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हार्मूज से तेल सप्लाई पर लगे ब्रेक ने कई खाड़ी मुल्कों को कंगाल करना शुरू कर दिया है। ईरान की शय पर हूथी लड़ाकों ने दूसरे अहम ऑयल रूट को भी दहलाना जारी रखा है। ये लाल सागर में हूथी के हमलों का लेटेस्ट ट्रेलर है, जहां हूथी फाइटर्स ने कार्गो शिप के चीथड़े उड़ा दिए हैं। लाल सागर में बारूदी धमाकों से खाड़ी के 2 फ्रंट फिर से सुलगने लगे हैं। यही वो 2 फ्रंट बारूदी धमाकों से दहल रहे हैं। यमन के लड़ाका हूथी तेल रूट बॉब अल मंदेब में दुश्मनों के जहाजों को तबाह कर रहे हैं। इधर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को सिर उठाने की मोहलत नहीं दे रहा है, मगर मार बराबर की है। हूथी के हमले ज्यादा सटीक और विनाशकारी दिख रहे हैं। इजराइल की बमबारी भले ही भीषण है, लेकिन हूथी के हमलों का खौफ कई खाड़ी देशों में फैल रहा है, क्योंकि हार्मूज के बाद दूसरे तेल रूट का ब्लैक तबाही लाने वाला साबित हो सकता है। ईरान समर्थित हूथी फाइटर्स ने एक डेक कार्गो शिप को मिसाइल धमाके में उड़ा डाला है। लाल सागर से गुजर रहे कार्गो शिप पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। यमन मिलिट्री ने इस हमले की डिटेल रिलीज कर बताया है कि बॉब अल मंदेब से हूथी की परमिशन के बगैर गुजरना अब खतरे से खाली नहीं है। बिअौनिल्लाहि तआला व बित्तवक्कुल अलैहि नफذت अव्वल अमलियतिन अस्करिया वذلك बिदफ़अतिन मिन अस्सवारिख अलबालिस्तिया والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي الجنوبي। ईरान की नई वॉर पॉलिसी के मास्टरमाइंड कमांडर मोहसिन रेजाई माने जा रहे हैं, जिन्हें सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईरान की सिक्योरिटी का सुपर बॉस बनाया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों के पूर्व कमांडर इन चीफ रहे मोहसिन रेजाई ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ बनाए गए हैं। रेजाई को यह पद बाकर जोरगाद्र की जगह मिला है। रेजाई ईरान के सबसे कट्टर जनरलों में से एक माने जाते हैं। मोहसिन रेजाई ने अमेरिका और इजराइल से लंबे समय तक युद्ध जारी रखने का प्लान बनाया था। एक बात जो कमांडर रेजाई को सबसे खास बनाती है वो है उनका काउंसिल में सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधि होना, यानी रेजाई के पास डबल पावर, जिससे वो ईरान की पूरी मशीनरी पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये कमांडर रेजाई ही थे जिन्होंने हार्मूज को एटम बम के बराबर का हथियार बताया था। अब वही कमांडर ट्रंप से टकराएगा, वही कमांडर नेतन्याहू की प्लानिंग खराब करेगा। कमांडर रेजाई युद्ध का रुख किस ओर ले जाते हैं अभी वक्त बताएगा, लेकिन सीरिया में एक मुकदमे पर आए फैसले ने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ दिनों से साइलेंट दिख रहे सीरियाई अखाड़े में फिर घमासान का ग्राउंड तैयार हो गया है। अब सीरिया से आई इन तस्वीरों की कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि यह मुकदमा एक नए वॉर एंगल की तरफ इशारा कर रहा है। सीरिया से आई ये तस्वीरें पूर्व राष्ट्रपति के गुनाहों का हिसाब है। पिंजड़े में कैद दिख रहा आदमी कभी सीरिया का सबसे खूंखार ब्रिगेडियर जनरल था, लेकिन अब उसी के सिर पर मौत नाच रही है। सीरिया की अदालत सिविल वॉर के दौरान वॉर क्राइम और इंसानियत के खिलाफ क्राइम के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुना दी है। असद दिसंबर 2024 में तख्ता पलट के बाद परिवार समेत मॉस्को भाग गए थे, लेकिन अहमद अल शरा की हुकूमत ने असद पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी पर टांगने के बंदोबस्त कर लिए हैं। असद के साथ कोर्ट ने आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई है। आतिफ नजीब जनवरी 2025 में गिरफ्तार किए गए थे। नजीब 2011 के विद्रोह के एपिसेंटर दारा में पॉलिटिकल सिक्योरिटी के हेड थे। उस वक्त उनके एक्शन को इंसानियत के खिलाफ क्राइम साबित किया गया था। आतिफ नजीब बशर अल असद के ममेरे भाई हैं। आतिफ नजीब सीरियाई सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल हैं। बशर अल असद ने अपने पिता की मौत के बाद साल 2000 में सत्ता संभाली थी। असद के पिता हाफिज अल असद ने करीब 30 साल तक सीरिया पर शासन किया था। बशर अल असद ने दिसंबर 2024 में पद से हटाए जाने तक सत्ता संभाली थी। सीरिया में साल 2011 में गृह युद्ध शुरू हुआ था। इसे असद की सेना ने ताकत के बल पर कुचल दिया था।
ये अशांति तेजी से पूरे देश में फैल गई थी, जिसका फायदा उठाकर तुर्की ने सीरिया में अपने पसंद के अहमद अल शरा को तख्ता पलट के लिए उकसाया। तब कमांडर जुलानी के नाम से कुख्यात रहे अल शरा ने कई लड़ाका ग्रुप की संयुक्त सेना बनाकर असद सरकार को उखाड़ फेंका। हालांकि असद मॉस्को भागने में कामयाब रहे। पहले भी बशर को पुतिन का सपोर्ट मिलता रहा। हालांकि अब बदले हुए हालात बशर कितने दिन तक सलामत रह पाएंगे, ये पुतिन के फैसले से तय होना है, क्योंकि हाल ही में अहमद अल शरा ने पुतिन से मुलाकात कर दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन अल शरा की ट्रंप से नजदीकियों को पुतिन नजरअंदाज करने को तैयार नहीं। खासकर तुर्की के एर्दोआन पर पुतिन भरोसा करने वाले नहीं, क्योंकि तुर्की ने अमेरिका से F-35 डील करने के लिए पुतिन को धोखा दिया है, जिससे सीरिया फ्रंट के एक बार फिर बारूदी बैटल ग्राउंड बनने